कुछ दिनों से मैं सोच रहा हूँ कि क्या आईएमएफ पाकिस्तान के सियासतदानों और हुक्मरानों से ज़्यादा पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम का सगा है। इस इदारे के एहलकारों को हमारी इतनी फ़िक्र क्यों है? वो क्यों सियासी पार्टियों के लीडरों से मिलते फिरते और उनसे ये कहते फिरते हैं कि वो पाकिस्तान को स्टैंड बाय प्रोग्राम के 70 करोड़ डॉलर्स की किस्त तभी रिलीज़ करेंगे अगर वो मुल्क में सियासी इस्तेकाम लाने का वादा करें और इस प्रोग्राम की जो शराइत तय हुई थी उन पर अमल करेंगे। वो क्यों पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम चाहते हैं? वो क्यों सियासी जमातों के लीडरों या उनके गमाशतों से मुलाकातें करके उनसे एक ही ज़मानत मांगते हैं कि वो पाकिस्तान के सियासी हालात ठीक करें ताकि उनका दिया हुआ कर्ज और इसके मकासद पूरे हो सकें? शायद आपको भी ये बात अजीब लगेगी कि जब इस मुल्क के 24 करोड़ अवाम, हुक्मरान, सियासतदान या रियासती इदारे इस्तेकाम नहीं चाहते, उन्हें इसी शोर शराबे में नींद आती है, तो आईएमएफ के एहलकार क्यों अपनी नींदें हमारे लिए ख़राब करते रहें? वो जाएं, दुनिया के बाकी ममालिक की फ़िक्र करें और हमें हमारे हाल पर छोड़ दें। जब हम खुद को बदलना ही नहीं चाहते तो उन्हें क्या तकलीफ़ है? आपने दुनिया के किसी और मुल्क बारे सुना कि आईएमएफ या इस जैसे मालियाती इदारे वहाँ के सियासतदानों से मिलकर सियासी इस्तेकाम की ज़मानतें मांग रहे हों? मतलब जिन हुक्मरानों और सियासतदानों और इदारों का काम ही यही है कि वो रियासत को मुत्तहद रखने के लिए इस्तेकाम लाएं, कानून और आइन पर मुल्क को चलाएं ताकि मैशत उभरे, लोगों की ज़िंदगियों में आसानी पैदा हो, वो आईएमएफ को ज़मानतें देने को तैयार नहीं। किसी भी मुल्क की तरक्की दो चीज़ों की मोहताज होती है, वहाँ सियासी इस्तेकाम हो और कानून की हुक्मरानी हो। वो मुल्क चंद बरसों में दूसरों से आगे निकल जाएगा। मिडल ईस्ट ममालिक इसकी बेहतरीन मिसालें हैं, जिन्होंने चंद दहाइयों में तरक्की की है। अब आप कहेंगे कि वहाँ जमहूरियत नहीं, बादशाहत है, लिहाजा वहाँ पॉलिसियों का तसलसल है और सियासी अदम इस्तेकाम का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि इन मुल्कों में सियासत का नाम भी कोई नहीं जानता। मतलब या आप जमहूरियत और सियासत खेल लें या फिर तरक्की कर लें। अब ये भी कहेंगे कि दुनिया के कई ममालिक ने जमहूरियत और सियासत के साथ भी तरक्की की है, लेकिन वहाँ सियासी इस्तेकाम और कानून की बरतरी का रवाज है। खबरें आ रही हैं कि पीटीआई के आला अहदेदार ये अंदिया दे रहे हैं कि वो आईएमएफ को इस बात पर कायल नहीं करेंगे कि वो पाकिस्तान को 70 करोड़ डॉलर की किस्त रिलीज़ करे। इनके बकौल इस इनकार की वजह तहरीक इंसाफ के साथ रवा रखा जाने वाला सलूक है। उसके हामियों को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जा रहा, उनका लीडर जेल में है, वर्कर्स और लीडरों पर पर्चे और मुकदमे हैं, इनका इंतखाबी निशान छीन लिया गया है, इनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। वो इन हालात में कैसे किसी आलमी इदारे को तसल्ली दे सकते हैं कि मुल्क में सियासी इस्तेकाम रहेगा, जबकि इलेक्शन की साख पर भी सवाल उठ रहे हैं। पीटीआई की इन बातों में वज़न है कि जेल में बैठा बंदा कैसे और क्यों कर सियासी इस्तेकाम की ज़मानत दे सकता है। अब इमरान खान के पास दो रास्ते हैं। एक, वो ये कहे कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। दूसरा, वो आईएमएफ वफद को तसल्ली दे कि ये हमारा अंदरूनी मामला है, हम आपस में निपट लेंगे। लेकिन अगर 70 करोड़ डॉलर की किस्त ना मिली तो पाकिस्तानी मैशत को बड़ा झटका लग सकता है, जिससे फरवरी 2022 में लगा था, जब इमरान खान हुकूमत ने आईएमएफ प्रोग्राम से अचानक निकलने का फैसला किया और डॉलर रातों रात 160 रुपये से 188 रुपये तक पहुंच गया था, जिसे बाद में मुफ्ता इस्माइल और इसाक डार भी ना रोक सके और ये ओपन मार्केट में 340 रुपये से भी तजावीज़ कर गया था। शेख रशीद इसी वजह से कहके लगा कर कहते थे कि इमरान खान जाते जाते बारूदी सुरंगें बिछा गया है। वो बारूदी सुरंगें यही थी कि आईएमएफ प्रोग्राम ख़त्म कर दो, जिससे मुल्क की मैशत तबाह होगी। और फिर वही हुआ। इस दौरान जब मुफ्ता इस्माइल आईएमएफ के साथ डील करने के करीब थे तो दो हैरान कुन प्लान सामने आए। पहला प्लान शौकत तरीन ने तैयार किया जब उन्होंने पंजाब में मोहसिन लेगारी और खैबर पख्तूनख्वा में तैमूर जगड़ा को फ़ोन किए कि आईएमएफ को ख़त लिखें। मोहसिन लेगारी भाप गए थे कि ऐसा ख़त पाकिस्तानी रियासत को नुकसान देगा। अंदाज़ा करेंगे शौकत तरीन, जिन्हें इस मुल्क ने सब कुछ दिया, वो ये साजिश कर रहे थे कि रियासत या मुल्क डूब जाए, श्रीलंका बन जाए, पूरी दुनिया हमसे कट जाए, यहाँ तेल, गैस और बिजली समेत सब कुछ बंद हो जाए, क्योंकि डिफ़ॉल्ट की सूरत में आप ना कोई चीज़ मंगवा सकते थे, ना बेच सकते थे। आपकी एलसीज ही नहीं खुलनी थी कि आप कोई आर्डर दे सकते, क्योंकि डॉलर्स ही नहीं होने थे। शौकत तरीन पर इस हरकत पर एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन आज तक वो आज़ाद फिर रहे हैं। दूसरा प्लान इसाक डार ने लंदन में बैठकर तैयार किया।
اس وقت اگر IMF کے ساتھ معاہدہ طے پا جاتا تو ڈالر کی قیمت 200 اور 220 روپے کے درمیان رہنی تھی، لیکن اسحاق ڈار کو ملک سے زیادہ اپنی فکر تھی کہ اگر وہ اب پاکستان واپس نہ لوٹے اور وزیر خزانہ نہ بنے اور مقدمات ختم نہ کرائے تو ان کا گھر اور کروڑ روپے کیسے واپس ہوں گے۔ یوں مفتاح اسماعیل کو ہٹا کر اسحاق ڈار کو لایا گیا، جنہوں نے آتے ہی IMF کو آڑے ہاتھوں لیا اور 6 ماہ ضائع کیے۔ جو کام ستمبر میں کرنا تھا وہ اگلے سال مارچ اپریل میں کیا گیا، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ یوں ہمارے 2 بڑے وزیر خزانہ شوکت ترین اور اسحاق ڈار نے خود غرضی سے کام لیا اور معیشت کا بیڑا غرق کر دیا۔ دونوں کو نہ اس ملک کی فکر تھی، نہ ہی 24 کروڑ عوام کی۔ یقیناً اس معاملے میں ڈار صاحب کو میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کی پوری حمایت حاصل تھی، جیسے شوکت ترین کو عمران خان کی۔ وہ IMF جسے ڈار صاحب نے آڑے ہاتھوں لیا تھا، اس کی سربراہ کو منانے کے لیے شہباز شریف اب وزیر اعظم ہو کر منت ترلے کر رہے تھے۔ یوں اسحاق ڈار نے عمران خان کی شوکت ترین کے ذریعے بچھائے ہوئے سرنگوں میں مزید بارود ڈالا تاکہ رئی سے کسر پوری ہو جائے، اور وہی ہوا کہ ڈالر کی اسمگلنگ شروع ہو گئی اور معیشت کا بیڑا غرق ہوا اور مہنگائی نے سب کو کچل کر رکھ دیا۔ جس نے بارودی سرنگ بچا دی تھی وہ اڈیلا جیل میں دیسی مرغی کھا رہا ہے۔ شوکت ترین جس نے ان سرنگوں میں بارود ڈالا تھا وہ آج کل دبئی میں مزے کر رہا ہے، جبکہ ڈار صاحب جنہوں نے ان بارودی سرنگوں کو سلگائے رکھا اور نیب سے اپنی جائیداد اور 50 کروڑ روپے واگزار کروانے اور حکومت ختم ہونے کے بعد لندن کے ایجوائے روڈ پر شام کو واک کے بعد کافی پیتے تھے، اور یہاں IMF کے اہلکار اسلام آباد کی سڑکوں پر خوار پھرتے پاکستانی سیاستدانوں سے ضمانتیں مانگتے پھر رہے ہیں کہ وعدہ کرو اگر ہم 70 کروڑ ڈالر دے دیں تو آپ سیاسی استحکام لائیں گے، اور ہمارے لیڈر پہاڑ پر چڑھ گئے ہیں کہ نہیں ہم یہ ضمانتیں نہیں دے سکتے، جبکہ جن 24 کروڑ لوگوں کے لیے IMF سیاسی استحکام مانگ رہا ہے وہ اپنے پسندیدہ سیاستدان اور حکمران کے لیے گلی محلے میں گالی گلوچ سے لے کر سوشل میڈیا پر تانے دے دے اور ناچ ناچ کر ہلکان ہو رہے ہیں کہ تیرا لیڈر چور ہے، دوسرا کہتا ہے تیرا لیڈر ڈاکو ہے۔